था, परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का, पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के सीमा से राय लेकर देखता हूँ वो क्या कहती है इस बारे में। अजय अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी सीमा को आवाज लगाता है। सीमा जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अजय की आवाज सुनकर सीमा वहाँ आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? सीमा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और राजू के पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल है, वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ सीमा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है सीमा, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह अजय जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। काका, क्या आप घर पर हो? अजय की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ अजय बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अजय फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा। काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। अजय जमींदार को धन्यवाद कहकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। अजय अपने घर पहुंचकर सीमा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ सीमा, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह अजय जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए सीमा को बोलकर जाता हूँ। सीमा, जरा यहाँ आना तो। अजय को बुलाता सुन सीमा वहाँ आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ सीमा, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है, तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और राजू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। अजय पर काम करना शुरू कर देता है। अजय को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही अजय चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ अजय सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है।
सुबह की अब रात हो जाती है और सीमा अजय का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख राजू पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। राजू की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब सीमा देखती है कि अजय अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। सीमा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे अजय के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, अजय कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? अजय कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि अजय कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को अजय को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या, अजय का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहाँ से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुँचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें अजय मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पास में खड़ी सीमा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं सीमा बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार सीमा को समझाने लगता है। सीमा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से अजय ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार सीमा को लेकर अजय को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और सीमा जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा अजय बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। तभी वहाँ वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही सीमा वहाँ से हट जाती है और वैद्य जी अजय की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है अजय की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर अजय की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर अजय के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है और ये अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य अजय की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहाँ से चले गए। उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो सीमा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम अजय की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और राजू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहाँ से सीमा को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहाँ राजू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर सीमा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे?
बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी है और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी कि घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजू की ऐसी बातें सुन सीमा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। फिर सीमा राजू को वहाँ से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब अजय का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह सीमा सीधे जमींदार से मिलने पहुँच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और अजय की तबीयत अब कैसी है? काका, अजय की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने अजय को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और राजू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। जमींदार सीमा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सीमा जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में सीमा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है सीमा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो अजय का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं सीमा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है सीमा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहाँ काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और अजय का दोनों को ख्याल रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं राजू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। अजय का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार सीमा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। सीमा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह राजू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा,
एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। सीमा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच अजय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और सीमा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक अजय को होश आ गया। अजय को होश में आते देख सीमा बहुत खुश हो गई। अजय, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। सीमा, मैंने तुम्हें और राजू को बहुत परेशान किया। नहीं अजय, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अजय धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सीमा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। राजू की पढ़ाई भी सफलता पूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। सीमा का त्याग और अजय का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द गांव में एक रघु नाम का किसान अपनी बेटी गंगा के साथ रहता था। रघु की धर्म पत्नी की मृत्यु गंगा के बचपन में ही हो गई थी। रघु ने गंगा को पालने की खातिर कभी भी दूसरी शादी नहीं की और स्वयं ही गंगा का पालन पोषण कर उसे बड़ा किया। अब गंगा जवान हो चुकी थी। गंगा बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। सारे गांव में उसकी खूबसूरती और समझदारी के चर्चे थे। आज रघु को खेत जाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए वो गंगा से बोला, अरे गंगा, अभी तक तेरा खाना नहीं बना। मुझे खेत जाने के लिए देर हो रही है बिटिया। हाँ बाबा, वो चूल्हे की लकड़ी गीली थी ना, तो इसीलिए आज खाना बनने में देर हो गई। बाबा, आप ऐसा करो, खेत चली जाओ, मैं आपके लिए खाना खेतों में ही ले आऊंगी। ठीक है गंगा, तो मैं खेत जा रहा हूँ। रघु ये कहकर खेतों की तरफ निकल जाता है। रघु ने अपने खेतों में काम किया, खेतों की जुताई की। तभी गंगा वहाँ खाना लेकर आ गई और अपने बाबा को आवाज देकर बोली, बाबा, ओ बाबा, अरे खाना लेकर आ गई हूँ, अब जल्दी से आओ और गर्मा गर्म खाना खा लो, बाकी का काम बाद में कर लेना। थोड़ी देर रुक जा गंगा, 15-20 मिनट का काम बचा है, उसे भी खत्म कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। नहीं नहीं बाबा, खाना ठंडा हो जाएगा, आपको अभी आना पड़ेगा, जल्दी आओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। अरे आ गया, तू तो पिछले जन्म में मेरी दादी अम्मा थी। पिछले जन्म में क्यों, इस जन्म में भी मैं आपकी दादी अम्मा ही हूँ। हाँ हाँ दादी अम्मा, इस जन्म में भी तू दादी अम्मा ही है। चल अब जल्दी से खाना परोस दे, बहुत भूख लग रही है मुझे। गंगा ने रघु को खाना खिलाया और फिर अपने घर चले गई। पास रहा धनवीर ये सब कुछ देख रहा था। धनवीर रघु का दोस्त था। गंगा के जाने के बाद धनवीर रघु के पास आया और बोला, गंगा बिटिया तो काफी बड़ी हो चुकी है, अब तुझे इसकी शादी की चिंता करनी चाहिए। हाँ धर्मवीर, मैं उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश में हूँ। अच्छा लड़का मिलते ही जल्दी ही मैं उसके हाथ पीले करवा दूंगा। अरे रघु, राम किशन का बेटा है ना आकाश, वो भी तो बड़ा अच्छा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। तू बोले तो मैं बात चलाता हूँ उससे। हाँ हाँ धर्मवीर, तू बात चला। अब की सीजन में फसल बिकने के बाद हम बिटिया का रिश्ता तय कर देंगे। अगले दिन रघु जल्दी जल्दी तैयार होकर खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में कुछ घनी झाड़ियाँ पड़ती थी।
जिसे पार करके रघु को खेत जाना पड़ता था। उस दिन जब रघु खेत जा रहा था तो अचानक ना जाने कहां से एक सांप आ गया। रघु अपनी धुन में चल रहा था, उसने सांप को नहीं देखा और उसने अपना पैर सांप पर रख दिया। सांप ने रघु को डस लिया। हे भगवान, ये तो मुझे सांप ने डस लिया है। मुझे जल्दी ही अपने घर पहुंचना चाहिए। रघु अब जल्दी जल्दी अपने घर वापस आया और अपने घर के दरवाजे पर आते ही वो गिर पड़ा। गंगा ने उसे गिरा हुआ देखा तो वो दौड़कर पानी लेकर आई। उसने पानी पिलाया। फिर गंगा की नजर रघु पर गई और गंगा चौंक पड़ी। हे भगवान, बापू को तो सांप ने काट लिया है। अब मैं क्या करूं? जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ, लेकिन इससे पहले बाबा को अंदर सुलाना होगा। गंगा रघु को जैसे तैसे उठाकर पलंग पर सुला देती है और दौड़कर वैद्य जी के यहाँ जाती है। वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरे बाबा को सांप ने काट लिया है। वैद्य जी गंगा के साथ जल्दी से गंगा के घर आए। उन्होंने जल्दी से सांप काटने की जगह पर चीरा लगाकर जहर निकाला और रघु को कुछ दवाइयाँ पिलाई। इतनी ही देर में गांव में लगभग सभी इकट्ठा हो चुके थे और सभी लोग रघु के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रघु को होश आया। उसने सबको अपने पास खड़ा हुआ देखा और फिर गंगा से बोला, गंगा बेटी, मुझे सांप ने काट लिया था। हाँ बाबा, मैंने वैद्य जी को बुला कर लाई थी। उन्होंने आपको दवा दे दी है और अब आप ठीक हैं। लेकिन इसके बाद रघु अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, परंतु वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पाता। गंगा वैद्य जी की तरफ देखने लगती है। तब वैद्य जी गंगा को एक किनारे बुलाकर उससे कहते हैं, देखो गंगा, मैंने तुम्हारे बाबा के शरीर से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन इसका असर खत्म नहीं होगा। अब तुम्हारे बाबा अपने हाथ पैर तब तक नहीं हिला पाएंगे जब तक तुम इन्हें शहर ले जाकर इनका इलाज नहीं करवाओगी, और इस इलाज में लगभग 50,000 का खर्चा आएगा। तभी तुम्हारे बाबा ठीक हो सकेंगे, और अगर इस इलाज में देरी होती है तो उनकी जान भी जा सकती है। वैद्य जी ऐसा कहकर चले गए। अब गंगा बहुत परेशान थी। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी? गंगा को सोच में डूबा देखकर रघु ने कहा, बेटी गंगा, तू किस सोच में डूबी है? बेटा, मेरी वजह से तू इतनी परेशान मत हो। मैंने तो सोचा था बस किसी तरह से तेरी शादी करवा दूं ताकि तू अपने घर द्वार की हो जाए। मेरा क्या है, मेरा जीवन तो लगभग भगवान की जब मर्जी हो मुझे बुला ले। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहो। आपको तो अभी बहुत जीना है। बाबा वैद्य जी ने कहा है कि कुछ पैसों का इंतजाम करके अगर मैं आपको शहर में दिखा दूंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ बिटिया, लेकिन अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता क्यों करते हैं बाबा? भगवान बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन गंगा अपने दोस्त आकाश से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। दरअसल गंगा और आकाश एक दूसरे को पसंद करते थे और धनवीर ने आकाश के कहने पर ही रघु से गंगा के बारे में बात की थी, परंतु अब मामला कुछ और ही था। आकाश गंगा की बात सुनकर बोला, तुम चिंता मत करो गंगा, किसी न किसी तरह से हमें पैसों का इंतजाम करना ही होगा। तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। और इस तरह कुछ दिन बीत गए। इधर गंगा परेशान थी। एक दिन गांव के चमन चाचा रघु पास गया और बोला, रघु, हमारे गांव के जमींदार है ना करण सिंह, उनकी पत्नी का पिछले साल देहांत हो गया है। उन्हें तुम्हारी बेटी गंगा बहुत पसंद है। उन्होंने रिश्ता भेजा है, अगर कहो तो मैं बात करूं। वो तो ठीक है चमन भैया, लेकिन जमींदार जी की उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनके पास पैसे भी तो बहुत ज्यादा हैं। गंगा वहाँ जाएगी तो राज ही करेगी। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का 10 साल का और एक लड़की 8 साल की। बच्चों को माँ मिल जाएगी और गंगा को भी एक जीवन साथी मिल जाएगा। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बेचारी गंगा तो दुनिया में अकेली ही हो जाएगी। इसीलिए सोच समझकर जवाब दो। हाँ, लेकिन मैं एक बार गंगा से तो पूछ लूं। गंगा अभी नादान है, तुम उसे समझाओगे तो वो जरूर समझ जाएगी।
इसके अलावा मैं भी गंगा से बात कर लूंगा। ठीक है चमन भैया, फिर आप बात चलाकर देख। चमन वहाँ से निकला ही था कि बाहर गंगा मिल गई। गंगा को देखकर चमन ने गंगा को करण सिंह के रिश्ते के बारे में बताया और साथ में ये भी कहा, देखो गंगा, करण सिंह ने कलावा भेजा है कि तुम्हारे बाबा के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो उसे जरूर लगाएगा और तुम्हारे बाबा को भी अपने पास रखेगा। बिटिया, अपने लिए ना सही तो अपने बाबा के लिए जरूर सोचना। वैसे तुम्हारे बाबा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। गंगा ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंता में आ गई। अगले दिन गंगा ने आकाश को सब कुछ बताया। ये सब सुनकर आकाश बोला, नहीं गंगा, मैं तुम्हारी शादी उस बूढ़े जमींदार से नहीं होने दूंगा। तुमसे शादी सिर्फ मैं करूंगा। लेकिन आकाश, फिर मेरे पिताजी का क्या होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि उनका इलाज करवा पाए और सही समय पर अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है और मैं ये नहीं देख सकती। गंगा, मुझे 2 दिन का समय दो। तुम्हारे बाबा के इलाज में लगने वाले पैसों का इंतजाम मैं 2 दिनों में कर लूंगा। ये कहकर आकाश अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई। साथ में आकाश ने ये भी कहा, पिताजी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये घर जमींदार के पास 50,000 में गिरवी रख देता हूँ और फिर शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा और 50,000 इकट्ठे करके अपना घर छुड़वा लूंगा। ठीक है बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले, हम तेरे साथ हैं। इसके बाद घर के कागज लेकर आकाश जमींदार के पास पहुंचा और उसने कहा, जमींदार जी, मुझे 50,000 की जरूरत है और गांव में आपके सिवा कोई भी इतने पैसे वाला नहीं है कि तुरंत मुझे 50,000 रुपए दे दे। मैं अपने साथ अपने घर के कागज लेकर आया हूँ। आप मेरे घर को गिरवी रख लीजिए और मुझे 50,000 दे दीजिए। अगले 4 महीनों के अंदर मैं आपके पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपने घर के कागज ले जाऊंगा। ठीक है आकाश, तुम मेरे गांव के हो तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। इस 50,000 का 4 महीनों के लिए 10,000 ब्याज भी होगा। तुम 4 महीनों में 60,000 ले आना और अपने घर के कागज ले जाना। आकाश पैसे लेकर सीधा गंगा के घर पहुंचा और पैसे गंगा को देते हुए बोला, गंगा, हम तुम्हारे बाबा को आज ही शहर ले जाएंगे और उनका इलाज कराएंगे। इधर गंगा और आकाश रघु को इलाज के लिए शहर लेकर गए तो दूसरी तरफ जमींदार को जब पता चला कि आकाश ने ये सारे पैसे इसीलिए लिए हैं ताकि वो रघु का इलाज करवा सके और गंगा की शादी जमींदार के साथ ना करनी पड़े, ये सुनकर जमींदार बौखला उठा और बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन तब भी मैं आकाश को गंगा से शादी नहीं करने दूंगा। गंगा को मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। अब देखना आकाश, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दूसरी तरफ जमींदार के गंदे इरादों से और आकाश रघु का इलाज करवाते हैं। इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो लोग गांव वापस आ जाते हैं। इसके बाद आकाश गंगा से कहता है, गंगा, तुम्हारे बाबा ठीक हो चुके हैं। अब मुझे शहर जाना होगा। मैं शहर जाकर कुछ काम करके 60,000 इकट्ठा करूंगा और जमींदार को देकर अपना घर छुड़वा लूंगा और वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। ये कहकर आकाश शहर चला जाता है। देखते ही देखते 4 महीने बीत चुके थे। आकाश के पास 60,000 इकट्ठा हो गए थे। आकाश अपने गांव आया और सीधा जमींदार करण सिंह के पास पहुंचा। जमींदार करण सिंह को पैसे देकर बोला, जमींदार जी, मैंने आपके पैसे आपको ब्याज सहित लौटा दिए हैं। अब आप भी मेरे घर के कागज मुझे लौटा दीजिए। मुझे पता है तू ये सब इसलिए कर रहा है ताकि मेरी गंगा से शादी ना हो। चल जा यहाँ से। अब ना तो तुझे तेरे पैसे मिलेंगे और ना ही घर के कागज। जमींदार जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुझसे जो बनता है कर ले और दोबारा यहाँ मत आना, समझा? आकाश गुस्से में वहाँ से चला गया। तब जमींदार ने अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहा, सुनो, इसके घर को आज रात को जाकर आग लगा दो। जमींदार के आदमियों ने आधी रात को आकाश के घर में आग लगा दी।
जमींदार के आदमियों को ऐसा करते हुए गांव वालों ने देख लिया। अब गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। तभी उनमें से एक गांव वाला बोला, जमींदार ने तो हद ही कर दी है। अब आज उसने आकाश के घर में आग लगवाई है, कल किसी और के घर में आग लगवाएगा। अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का। हाँ हाँ, हम सभी लोग मशाल लेकर उसके घर जाएंगे और उसके घर को आग लगा देंगे ताकि ये रोज रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। और फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसके घर के बाहर पहुँचे। जमींदार को उसके आदमी ने इन सब बातों की खबर दे दी। वो घबराकर बाहर आया और बोला, गांव वालों रुक जाओ, मेरे घर को आग मत लगाओ। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो और मैं तुम सभी के जमीन के कागज भी लौटा दूंगा। ठीक है जमींदार, इस बार तो हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन अगली बार तूने कोई ऐसी हरकत की तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमींदार ने गांव वालों के कागज के साथ साथ आकाश के घर के कागज भी लौटा दिए। अब सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। सभी ने मिलकर आकाश और गंगा की धूमधाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव शिवपुर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था शंकर और छोटे भाई का मोहन। दोनों ही भाई मेहनती किसान थे। शंकर ईमानदार और धैर्यवान था, जबकि मोहन थोड़ा स्वार्थी और जल्दी हार मानने वाला। गांव में उनकी एक बड़ी सी जमीन थी जिस पर वे फसल उगाते थे और गांव के बाकी लोग भी उनकी खेती की मिसाल दिया करते थे। सर्दी का मौसम आने वाला था और आसमान में बादल घिरे हुए थे। शंकर ने मोहन से कहा, भाई, इस बार हमारी फसल अच्छी हो सकती है, बस समय से खेत तैयार कर लें और मेहनत करें। लेकिन मोहन ने शंकर की बात को अनसुना कर दिया। अरे भैया, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा, देख लेना, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। शंकर ने मोहन की बात पर ध्यान न देते हुए अपने काम में जुटे रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेतों में समय पर बुआई कर दी और फसल की देखभाल भी अच्छे से की। वहीं मोहन आलस में पड़कर खेतों की देखभाल नहीं कर रहा था। वह बस इस उम्मीद में था कि किसी तरह किस्मत उसका साथ देगी और बिना मेहनत के ही फसल अच्छी हो जाएगी। शंकर अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था, तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगी। शंकर ने बाहर देखा कि आसमान में काले काले बादल छा चुके थे। लगता है कि बारिश आने वाली है। भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश ज्यादा न हो, नहीं तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। रात को अचानक से ठंड और बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। शंकर की नींद खुल गई और उसने खिड़की से बाहर झांका। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक तूफान है। अगर ऐसे ही रहा तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। शंकर ने मोहन को भी उठाया और दोनों भाई परेशान होकर मौसम की मार देखते रहे। सुबह जब बारिश थमी तो शंकर और मोहन खेतों की ओर भागे। खेत में पहुंचकर दोनों को देखकर सन्न रह गए। बारिश और तूफान ने उनकी आधी फसलें बर्बाद कर दी थीं। शंकर बहुत परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अभी आधी फसल बची है, अगर हम सही से देखभाल करें तो कुछ नुकसान को कम किया जा सकता है। मोहन ने शंकर की बात को अनसुना कर दिया और रोते हुए बोला, अब कुछ नहीं हो सकता भैया, सब बर्बाद हो गया है। अब हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शंकर ने मोहन को समझाया, भाई, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। हमें अभी भी कोशिश करनी चाहिए। शंकर ने बिना देर किए फसल की बची हुई जमीन की सफाई शुरू कर दी। वहीं मोहन ने खेती छोड़कर काम करना बंद कर दिया और घर बैठ गया। शंकर ने खेतों की भरपूर मेहनत से देखभाल की। सर्दियां और ठंड का कहर जारी था, लेकिन शंकर ने हार नहीं मानी। एक दिन जब गांव के मुखिया जी शंकर के पास आए तो उन्होंने उसकी मेहनत की तारीफ की और कहा, शंकर, तुमने वाकई में साबित किया है कि मेहनत करने वालों का ही भला होता है। तुमने जो बची हुई फसल तैयार की है उसे मैं अपने लिए खरीदूंगा। मुखिया जी से मिली सराहना और फसल के अच्छे दामों ने शंकर का मनोबल और बढ़ा दिया। उसने जो थोड़ी बहुत फसल बचाई थी वह उसके परिवार के गुजर बसर के लिए काफी थी। उधर मोहन ने जो लापरवाही की थी उसका नतीजा यह हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा।
कुछ महीनों बाद शंकर और मोहन के बीच बातचीत हुई। मोहन ने शंकर से कहा, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने मेहनत नहीं की और हालात का सामना करने से डर गया, लेकिन आपने अपनी मेहनत से सब कुछ संभाल लिया। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती भाई। जो लोग मौसम या कठिनाइयों से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हर परिस्थिति में मेहनत करनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ठंड और बारिश जैसे मुश्किल हालातों में भी धैर्य और मेहनत करने वालों की जीत होती है। सच्चे मेहनती इंसान ही जीवन की कठिनाइयों से लड़ाकर सफल होते हैं।